डियर फ्रेंड्स, योर वेलकम इन आवर चैनल। स्वागत है चैनल में आपका। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006, जिसे मैं शॉर्ट में यूपीआरसी 2006 भी बोलूँगा। उसी के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर अर्थात उप जिला अधिकारी। और इसी के साथ हम चर्चा करेंगे एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और ये आवश्यक इसलिए है चूँकि हम रेवेन्यू कोर्ट में काम करते हैं, तो रेवेन्यू कोर्ट में दोनों की कोर्ट में काम करना होता है। और कोर्ट में काम करना एक ही व्यक्ति होने की वजह से पद अलग अलग हैं, एसडीओ और एसडीएम, लेकिन व्यक्ति एक है। तो कन्फ्यूज कई बार रहता है और कन्फ्यूज उनके कर्मचारियों तक को बना रहता है कि हम एसडीओ से काम करा रहे हैं या एसडीएम से। और एप्लीकेशन देने वाले को भी, एप्लीकेंट को भी ये रहता है कि ये जो मामला है एसडीओ की कोर्ट में जाना चाहिए या एसडीएम की कोर्ट में जाना चाहिए, यानी किस चीज़ से संबोधित किया जाए, एसडीओ संबोधित करें या एसडीएम संबोधित करें। तो इसको मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा, डिस्कस करते हैं। और इससे एक फ़ायदा इनको, जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लोग हैं, उनको इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं। और एलएलबी के जो स्टूडेंट हैं उनके यहाँ क्वेश्चन आता है इस पर। और जो लोग वकालत के प्रोफेशन में एलएलबी के बाद आना चाहते हैं, तो बार काउंसिल एक टेस्ट कराती है, उसमें इसके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी जानकारी ये होगी। चलिए हम क्विकली स्टार्ट करते हैं और लॉ से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले करते हैं एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, उप जिला अधिकारी। मैंने पहले बोला एसडीएम और एसडीओ पद अलग अलग हैं, किंतु व्यक्ति एक हमारे यहाँ होते हैं तहसील में, परगना मजिस्ट्रेट। तो इसलिए इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए, और एडवोकेट्स को काम दोनों से कराना होता है, एसडीएम की कोर्ट से भी और एसडीओ की कोर्ट से भी। तो पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, यूपीआरसी 2006 की सेक्शन 4 सब सेक्शन 18 में इसको डिफाइन किया गया है। और केवल इतना ही डिफाइन किया गया है कि एसडीओ मीन्स द असिस्टेंट कलेक्टर इन चार्ज ऑफ द तहसील। ये डिप्टी कलेक्टर लेवल का अधिकारी होता है, तहसील का चार्ज पूरी का होता है। स्टेट गवर्नमेंट उनको ये पावर देती है। और क्या देती है, एसडीओ अपीलीय अधिकारी होता है, रेवेन्यू ऑफिसर होता है, अपीलीय अधिकारी होता है और रेवेन्यू ऑफिसर होता है। अर्थात लोअर कोर्ट यानी तहसीलदार की जो अदालत है वो भी रेवेन्यू कोर्ट ही है। उस कोर्ट के जो जजमेंट हैं उनके खिलाफ अपील एसडीओ की अदालत में की जा सकती है। सरल भाषा में बोलें तो तहसीलदार के फैसले के खिलाफ अपील एसडीओ कोर्ट में होती है। और एसडीओ के बारे में और हम कह सकते हैं, एसडीओ किसी उपखंड का प्रभारी होता है। उपखंड मीन्स ये एक्चुअली प्रशासनिक व्यवस्था है, यानी स्टेट को कई डिवीज़न में बांटा जाता है और एक डिवीज़न को कई डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाता है और एक डिस्ट्रिक्ट को कई तहसील में बांटा जाता है। तो जो तहसील उपखंड है उसका परगना मजिस्ट्रेट, उसका जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है वो एसडीओ होता है। यूपीआरसी 2006 में एसडीओ को बहुत बड़ी पावर दी गई है। मैं पावर की बात करता हूँ एसडीओ की जो पावर है, हालांकि हम इस पर चर्चा बाद में किसी वीडियो में करेंगे वरना बहुत लंबा हो जाएगा। अब ये एसडीओ को पावर है आबादी स्थल का निर्धारण करना, यूपीआरसी 2006 देती है। लैंड का खाता तकसीम करने की पावर देती है। भूमि संबंधी सभी डिस्प्यूट और बाउंड्री डिस्प्यूट आदि तहसील की कोर्ट के अपीलीय न्यायालय है, ये मैं बता चुका हूँ। एसडीओ उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 की पावर यूज़ करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यूपीआरसी 2006 की सारी पावर एसडीओ यूज करता है। माल के मुकदमे एसडीओ सुनते हैं। तो एसडीओ के बहुत सारे राइट, बहुत सारे अधिकार आपको पता चल गए होंगे। आगे बात करते हैं एसडीएम, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम एसडीएम पे चर्चा करेंगे। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उपखंड दंडाधिकारी।
डिप्टी कलेक्टर लेवल का अधिकारी एसडीएम की पावर मिलती है, ये सेक्शन 20 सीआरपीसी से निकल कर आते हैं। एसडीएम सीआरपीसी की पावर यूज़ करता है। मैंने पहले बोला एसडीएम एसडीओ यूपीआरसी 2006 की पावर यूज़ करता है और एसडीएम सीआरपीसी की पावर यूज़ करता है। ये बात अंडरलाइन कर लीजिए, सीआरपीसी की पावर यूज़ कौन करता है? एसडीएम, और यूपीआरसी 2006 की पावर यूज़ करता है एसडीओ। अब एसडीएम का वर्क क्या है, एसडीएम के कार्य क्या हैं? लॉ इन ऑर्डर मेंटेन करना, विधि व्यवस्था बनाए रखना। एसडीएम के पास पावर बहुत है साहब। कुछ काम की बातें हम करेंगे केवल। सीआरपीसी 1973 का ये कानून है जहां हम एसडीएम को पढ़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एसडीएम को पावर देती है। सबसे पहली पावर क्या है? एसडीएम की सबसे पहली पावर है अरेस्ट करने की शक्ति। सेक्शन 44 सीआरपीसी में एसडीएम किसी व्यक्ति को अपने ज्यूरिडिक्शन में अरेस्ट करने की पावर रखता है। यानी सेक्शन 44 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आते हैं जिसमें एसडीएम और डीएम दोनों होते हैं, दोनों को ही अरेस्ट करने की पावर है। एसडीएम को अनलिमिटेड पावर देती है सेक्शन 44 सीआरपीसी। अब बात आती है पुलिस किसको अरेस्ट कर सकती है, करती है। सेक्शन 41 सीआरपीसी कहता है यदि किसी व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, अर्थात संज्ञेय और गैर जमानती अपराध किया है, तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है। और दूसरा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यदि है और मजिस्ट्रेट ने अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है, तब भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। और अरेस्ट वारंट जारी करने की पावर एसडीएम को है। ये भी एसडीएम की पावर है, शक्ति है। लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, विधि व्यवस्था मेंटेन करने के लिए एसडीएम को सीआरपीसी की सेक्शन 129, 130, 131, 132 में व्यवस्था दी गई है। जैसे कि अनलॉफुल भीड़ इकट्ठा होने की जानकारी मिल रही हो, बलवा या दंगा होने की संभावना हो, तो एसडीएम को पावर है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग कर सकता है, लाठी चार्ज का उपयोग करा सकता है। मीन्स विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग कर सकता है। ये अधिकार एसडीएम को दिया गया है और ये सीआरपीसी देती है। सीआरपीसी की सेक्शन 133 एसडीएम को अनलिमिटेड पावर देती है। जैसे आपने देखा होगा सड़क पर कोई इंक्रोचमेंट हो गया, उसे हटाने कौन जाएगा? एसडीएम बल के साथ जाते हैं, बाधा हटा सकते हैं। और पब्लिक न्यूसेंस है, यानी लोक बाधा हो रही है, तो इन्हें अधिकार है ऐसी बाधा को दूर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कहीं लाउड स्पीकर का शोर है, बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब है, तो उसकी एप्लीकेशन एसडीएम को दी जाती है। कोई बीमार आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, डीजे बज रहा है, डीजे के शोर से उसको व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसी एप्लीकेशन एसडीएम को दी जाती है। इसको दी जाती है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और वो उसका निस्तारण करते हैं, तुरंत कराते हैं, हटवाते हैं उस न्यूसेंस को। इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि सेक्शन 133 सीआरपीसी का वो आदेश कंडीशनल यानी सशर्त तो होता है, लेकिन अंतिम होता है। दैट विल बी फाइनल ऑर्डर, इसकी अपील नहीं की होती। सेक्शन 133 सीआरपीसी में एसडीएम को पावर है टू मेंटेन लॉ इन ऑर्डर एंड मेंटेन पब्लिक न्यूसेंस। एसडीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का सीनियर होता है। एसडीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का सीनियर होता है। और हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर वो अलग बात है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार को भी दी गई है। तो इससे ये बात और क्लियर हो जाती है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का सीनियर होता है एसडीएम, या ये कह सकते हैं कि एसडीएम का सबऑर्डिनेट होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और तहसीलदार का सीनियर होता है एसडीओ। कई बार हम तहसीलदार से कोई ऑर्डर कराने के लिए जाते हैं जब, तो और वो ऑर्डर हमें थाने के थानाध्यक्ष के लिए नाम कराना हो, तो वो तहसीलदार की हैसियत से नहीं करता तहसीलदार, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हैसियत से ही थाने को कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं।
ये बात 133 CRPC बताता है। अब आता है एसडीएम को पावर का, जहाँ तक सवाल है कि धारा 144 CRPC प्रोहिबिशन ऑर्डर, निषेध आज्ञा, कहीं भी धारा 144 लगा दी गई। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि कर्फ्यू वाली धारा कहते हैं लोग, लेकिन कर्फ्यू जैसे शब्द का प्रयोग CRPC में है नहीं। तो 144 लगाने की पावर किसको? एसडीएम को है। जहाँ गंभीर खतरे का मामला यानी टू इन अर्जेंट, तो एसडीएम और डीएम को पावर है टू मेंटेन लॉ इन ऑर्डर। लॉ इन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए 144 एसडीएम लगा सकता है। और क्या व्यवस्था दी गई है एसडीएम को, क्या पावर दी गई है? सेक्शन 174 CRPC कहती है यदि डेथ का कोई सामान्य कारण नहीं है, यानी अननेचुरल डेथ है, जैसे सुसाइड है या कोई ऑफेंस किया गया संभावना है या किसी की छत से गिरकर मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु की समीक्षा कौन करता है? एसडीएम या डीएम। ये भी एसडीएम या डीएम लेवल का अधिकारी ही करता है, या कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे डीएम एम्पावर किया हो, तो मृत्यु का कारण का पता लगाता है, यानी काज ऑफ डेथ। तो मैं मानता हूं कि आपको एसडीओ और एसडीएम में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।